अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल मार4 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। कश्मीरी मुजाहिदीन से हमदर्दी रखने वाले इमाम साहब इसकी सिर्फ इतनी ही मदद कर सकते थे कि इससे देसी साख्त का कोई टाइम बम कहीं से मुहैया कर दें, और देसी साख्त के टाइम बम पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन इस मिशन के लिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो टाइम बम ही था। इमरान ने यही फैसला किया कि इस सिलसिले में वो इमाम साहब से बात करेगा, शायद इनकी वसातत से कोई दूसरी धमाका खेज चीज मिल जाए। दोपहर के बाद कमांडो इमरान इमाम साहब के यहाँ पहुँच गया। उन्होंने इमरान को बताया कि दोनों कश्मीरी मुजाहिदीन खैरियत से बनारस पहुँच गए थे और वो अब अपने तौर पर जम्मू रवाना हो चुके हैं। फिर उन्होंने इमरान से पूछा कि वो इसकी क्या खिदमत कर सकते हैं। इमरान ने इन्हें अपनी मुश्किल बयान कर दी। इमाम साहब सोच में पड़ गए। वो दोनों हुजरे में बैठे हुए थे। कुछ देर बाद इमाम साहब ने इमरान से कहा, मुझे एक दिन की मोहलत दो, मैं अपने आदमी से बात करने के बाद ही तुम्हें कुछ बता सकूंगा। इमरान एक दिन बाद आने का कहकर वहां से वापस आ गया। वो लाला जी के बंगले पर आया तो लाला जी बंगले के लान में दुलारी के पास बैठे चाय नोश कर रहे थे। इमरान ने इन्हें प्रणाम करके अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद दुलारी इसके पास आई, कहने लगी, लाला जी चले गए हैं, आज इनका बाहर डिनर है, वो रात को देर से आएंगे। तुम कहाँ चले गए थे? इमरान बोला, बैठे बैठे बोर हो गया था, जरा कलकत्ता शहर की सैर करने को निकल गया था। दुलारी इसके पास बैठी, कहने लगी, आज हम भी कलकत्ते के किसी होटल में डिनर करेंगे, यहाँ के दाल चावल और रसगुल्ले बहुत मशहूर हैं। इमरान किसी ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहता था जहाँ वो खास तौर पर लोगों की निगाह में आ जाए, लेकिन इसे दुलारी की खुशनुदी की अभी बहुत जरूरत थी। वो इनकार ना कर सका। दुलारी कहने लगी, दोनों मुजाहिद कैदियों के फरार की वजह से मिलिट्री पुलिस ने रात को गश्त लगाने वाले फौजी सिपाहियों के साथ वहाँ किसी साधु को भी गिरफ्तार कर लिया है। क्या वहाँ कोई साधु भी था? इमरान ने कहा, वहाँ बेरू जी की गुफा थी, मैंने तो वहाँ किसी साधु को नहीं देखा। हो सकता है वहाँ कोई साधु रहता हो और मिलिट्री पुलिस ने इस शक की बिना पर उसे गिरफ्तार कर लिया हो। दुलारी ने तशवीश के लहजे में पूछा, तुम्हें तो वहाँ किसी ने नहीं देखा था ना? बिल्कुल नहीं, इमरान ने बड़े इत्मीनान के साथ जवाब दिया। लेकिन साधु की गिरफ्तारी से वो कुछ बेचैन जरूर हो गया था। ये साधु इमरान को पहचान सकता था, लेकिन अभी वो पुलिस की हिरासत में था। इसके बावजूद इसने इमरान का हुलिया मिलिट्री पुलिस को बता दिया होगा। मसला तकाज़ा यही था कि इमरान कहीं बाहर ना जाए, खास तौर पर होटलों वगैरह में जाने से गुरेज करे। मगर दुलारी इसे अपने साथ एक होटल में डिनर के लिए ले जा रही थी। इसने दुलारी से सिर्फ इतना जरूर कहा, दुलारी जी, अगर किसी होटल में दाल चावल का ही डिनर करना है तो फिर हमें किसी आम से बंगला होटल में जाना चाहिए। ये चीजें हमें आम बंगला होटल में ही आप बेहतरीन ज़ायकों के साथ मिल सकती हैं, किसी 5 स्टार होटल में नहीं मिल सकती। दरअसल इमरान किसी बड़े होटल के ग्लैमर से बचना चाहता था। दुलारी के जहन में ये बात आ गई। कहने लगी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे मालूम है यहाँ दरियाए हंगली के किनारे चंदन बून नाम का एक बंगाली होटल है, वहाँ के दाल चावल और रसगुल्ले बड़े मशहूर हैं, बस वहीं जाकर डिनर करेंगे। इमरान ने कहा। रात को दुलारी ने गाड़ी निकाल ली, इमरान को साथ बिठाया और चंदन बून नामी बंगला होटल की तरफ चल दी। ये छोटा सा गैर मारूफ होटल था और दरियाए हंगली के जरा पीछे हटकर वाक़या था। होटल के बाहर भी मेज कुर्सियां लगी थी जहाँ लोग बैठे दाल चावल खा रहे थे। इमरान बाहर नहीं बैठना चाहता था, मगर दुलारी ने इसे इसरार किया कि बाहर दरिया की तरफ से बड़ी ठंडी हवा आ रही है, हम बाहर ही खुली फिजा में बैठेंगे। इमरान यहाँ भी दुलारी के हाथों मजबूर हो गया। इस ख्याल के पेश नजर भी इसने ज्यादा इसरार न किया कि होटल के बाहर इतनी ज्यादा रोशनियां नहीं थी। इमरान जानबूझकर दुलारी को कोने वाली झाड़ियों के पास मेज पर ले गया जहाँ आसपास चंद एक लोग ही बैठे थे। इनमें भी सिर्फ घरेलू किस्म की औरतें और बच्चे थे। थोड़ी देर बाद होटल का लड़का इनके लिए दाल चावल की प्लेटें और अचार वगैरह लेकर आ गया। वो बातें करते हुए खाना खाने लगे। दरिया की तरफ से बड़ी खुशगवार हवा आ रही थी। दुलारी कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रही थी। कहने लगी, 2-4 दिनों के बाद हम यहाँ से वापस चले जाएंगे, मैं भोपाल चली जाऊंगी जहाँ मेरा घर है। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? इमरान ने कहा, मैं दिल्ली अपने घर वालों के पास चला जाऊंगा। दुलारी कुछ देर खामोशी से खाना खाती रही, फिर आहिस्ता से कहने लगी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम भी मेरे साथ भोपाल चलो? वहाँ जाकर क्या करूँगा? इमरान ने बेसाख्ता कह दिया। दुलारी ने कहा, बस मेरे पास रहना। क्या तुम्हें मेरे पास रहना अच्छा नहीं लगता? इमरान को अभी दुलारी की बहुत जरूरत थी। वो इसकी मर्जी के खिलाफ अभी कोई बात नहीं करना चाहता था। फौरन बोला, क्यों नहीं अच्छा लगता? जब तुम मुझे अच्छी लगती हो तो तुम्हारे साथ रहना भी अच्छा लगता है। दुलारी खुश होकर बोली, तो फिर ऐसा कहते हैं कि हम दोनों भोपाल जाने की बजाय मुंबई चलते हैं, वहाँ मेरी एक सहेली रहती है, हम इसके पास जाकर ठहरेंगे। हमें वहाँ 1 साल भी रहें तो मेरी सहेली को कोई इतराज नहीं होगा। इमरान ने कहा, लेकिन 1 साल के बाद फिर हमें एक दूसरे से जुदा होना होगा, हम सारी जिंदगी तो इकट्ठा नहीं रह सकते। दुलारी ने कहा, क्या हम सारी जिंदगी इकट्ठे नहीं रह सकते? हम मुंबई जाकर शादी कर लेंगे।
करेंगे। तुम दूसरे मजहब से हो तो फिर क्या हुआ, भारत में इस किस्म की शादियां होती ही रहती हैं। कमांडो इमरान इसे क्या जवाब दे सकता था। उसने थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, कहती तो तुम ठीक हो। अच्छा, भोपाल जाकर इस पर गौर करेंगे। दुलारी का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसे इमरान से इस जवाब की हरगिज उम्मीद नहीं थी। इमरान ने कहा, तो मुझे तुमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? क्या मैं तुमसे प्रेम नहीं करता? दुलारी ने इमरान का हाथ थाम लिया और बोली, यकीन जानो मैं तुम्हारी इतनी खिदमत करूंगी कि तुम्हारी जिंदगी को एक जन्नत बना दूंगी। इमरान ने दिल में कहा, मैं तुम्हारी जन्नत दोजख से बहुत दूर हूँ बीबी। मगर ऊपर से वो भी दुलारी से इजहार मोहब्बत कर रहा था। इस दौरान इमरान ने महसूस किया कि बंगला होटल के बाहर एक तरफ लोहे की कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी, जिसने बंगालियों का लिबास यानी धोती कुर्ता पहन रखा था, इमरान की तरफ बार बार देख रहा था। इमरान कोई अनाड़ी नहीं था। उसने इस आदमी को पहली नजर में ही पहचान लिया था कि ये CID का आदमी है। ऐन मुमकिन है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस का ही आदमी हो, क्योंकि एक दिन पहले कलकत्ते के फौजी गैरिजन से 2 कश्मीरी मुजाहिद भारतीय गार्ड्स को कत्ल करने के बाद फरार हो चुके थे। इमरान होशियार हो गया, लेकिन अब इसकी तवज्जो दुलारी की गुफ्तगू से हट गई थी और वो ये सोच रहा था कि इस आदमी से बचने की क्या सूरत हो सकती है। इमरान जानता था कि ये आदमी इसका पीछा जरूर करेगा और वो नहीं चाहता था कि इंटेलिजेंस का ये आदमी इसका पीछा करता हुआ चंदनपुर वाले बंगले तक पहुंचे और बंगले की निशानदेही कर सके। इमरान ने अपने ज़हन में हंगामी हालात में एक मंसूबा बना लिया। दुलारी मुसलसल बातें कर रही थी। अपने सोचे हुए मंसूबे पर अमल करते हुए इमरान ने दुलारी से कहा, क्यों ना यहाँ से विक्टोरिया मेमोरियल की सैर करने चलें, वो तो रात 11 बजे तक खुला रहता है। दुलारी बड़े खुशगवार मूड में थी, कहने लगी, जरूर चलेंगे। विक्टोरिया मेमोरियल का एक तो बड़ा गेट था जो झील वाले बाग की तरफ था। इसका दूसरा दरवाजा भी था और जहाँ नौकरों और मुलाजमों के क्वार्टर थे। होटल से निकलकर वो गाड़ी में बैठकर विक्टोरिया मेमोरियल की जानिब रवाना हो गए। इमरान ने देख लिया था कि इनके उठते ही इंटेलिजेंस का आदमी भी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था और फासला डालकर इनके पीछे चल पड़ा था। जब दुलारी और इमरान गाड़ी में बैठकर रवाना हुए थे, इंटेलिजेंस के आदमी ने एक तरफ इशारा किया तो एक दरख्त के नीचे से एक जीप निकलकर इसकी तरफ बढ़ी। अब इस बात की तस्दीक हो गई थी कि ये इंटेलिजेंस का आदमी है और पुलिस जीप साथ लाया है। कलकत्ते के बाजार रोशनियों में जगमगा रहे थे। इन बाजारों की रोशनियों में इंटेलिजेंस वाले की जीप देखना कोई दुश्वार काम नहीं था। इमरान अपने सामने लगे आईने में इंटेलिजेंस की जीप को देख रहा था। वो बराबर इसका ताक़ब कर रही थी। मुख्तलिफ इलाकों से गुजरने के बाद विक्टोरिया मेमोरियल की रोशन इमारत सामने से नजर आने लगी तो इमरान ने दुलारी से कहा, गाड़ी गेट के पास ही खड़ी कर देना, पार्किंग में गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाएगा। दुलारी एक वफादार बीवी की तरह इमरान के हर हुक्म की तामील कर रही थी। उसने गाड़ी गेट के करीब ही एक तरफ करके खड़ी कर दी और इसे लॉक कर दिया। यहाँ भी एक आदमी गाड़ियों की रखवाली पर मुकर्रर था और यहाँ की डबल फीस अदा करना पड़ती थी। दोनों विक्टोरिया मेमोरियल की इमारत में आकर नवादरात वगैरह देखने लगे। इमारत की एक ऊंची खिड़की में से इमरान ने एक निगाह गेट की तरफ डाली। उसने देखा कि इंटेलिजेंस की जीप एक तरफ खड़ी थी। इसका मतलब था कि इंटेलिजेंस का आदमी इसके बाहर निकलने का इंतजार कर रहा है। कुछ देर अजायब घर के मुख्तलिफ कमरों की सैर करने के बाद इमरान ने दुलारी से कहा, दुलारी मुझे अचानक एक काम याद आ गया है। मुझे ये काम हर हालत में करना है। तुम मुझसे इस काम के बारे में बिल्कुल ना पूछना, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बता दूंगा। इस वक्त तुम्हें मैं जैसे कहता हूँ वैसे ही करती जाओ। दुलारी कुछ परेशान जरूर हुई लेकिन फौरन ही संभल गई और बोली, तुम जैसे कहोगे मैं वैसे ही करूंगी, लेकिन तुम्हें कोई खतरा तो नहीं है? इमरान ने कहा, मुझे बिल्कुल कोई खतरा नहीं है। अब बताओ मुझे क्या करना है? दुलारी ने पूछा। इमरान ने कहा, तुम कम से कम आधा घंटा इसी जगह ठहरोगी। आधे घंटे के बाद यहाँ से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठोगी और वापस बंगले पर चली जाओगी। मैं रात को किसी भी वक्त अपने आप तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा। ठीक है? ठीक है, तुम जाओ। दुलारी ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। वहाँ और भी औरतें थी और मर्द अजायबघर की कदीम तस्वीरें और नवादरात देख रहे थे। काफी देर रश था। अब इसे इमारत के अकबी दरवाजे से बाहर निकलने की जरूरत नहीं थी। वो सदर दरवाजे की तरफ से निकलना चाहता था। गेट के करीब आकर इसने माहौल का जायजा लेते हुए गहरी निगाहों से चारों तरफ देखा। इंटेलिजेंस की जीप दुलारी की गाड़ी से कुछ फासले पर नारियल के दरख्त के नीचे खड़ी थी। इसके करीब ही वही धोती कुर्ते वाला इंटेलिजेंस का आदमी एक स्टूल पर बैठा था। इसका रुख दुलारी की गाड़ी की तरफ था। इमरान अब इसे अपना आप खास तौर पर दिखाना चाहता था। चुनाचे वो इसके सामने से गुजरकर गाड़ी की तरफ आया। इसका बोनट खोलकर झुककर इंजन को देखने लगा। गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी इसके पास ही थी। दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठा। इंजन को 2-3 बार स्टार्ट करके खुद ही बंद कर दिया। बाहर निकलकर बोनट को उठाया और एक बार फिर झुककर इंजन को चेक करने लगा। इसके बाद इसने बोनट को बंद किया, गाड़ी को लॉक किया और एक तरफ खड़े होकर पीछे देखने लगा, जैसे किसी टैक्सी या रिक्शे को देख रहा हो।
इसने ये ज़ाहिर किया था कि गाड़ी खराब हो गई है। अब वो किसी टैक्सी वगैरह को लेकर वापस जा रहा है। इंटेलिजेंस के आदमी को इमरान पर ही शक था और इसे इससे ही गर्ज थी। इसके साथ जो औरत थी इससे इसे कोई सरोकार नहीं था। इतने में एक खाली टैक्सी आई तो इमरान इसमें बैठ गया और ड्राइवर से कहा, थोड़ा पुल की तरफ चलो। जैसे ही टैक्सी चली, इंटेलिजेंस वाला भी जीप में सवार हुआ और जीप इमरान के पीछे लग गई। इमरान ने अगले चौक में जाकर सामने वाले आईने में देख लिया। इंटेलिजेंस की जीप इसका ताक़ुब कर रही थी। इमरान ने टैक्सी को कलकत्ते की सड़कों पर घुमाना शुरू कर दिया। वो एक स्टोर पर गया, वहाँ से निकलकर दूसरे स्टोर पर चला गया। इसके बाद हावड़ा ब्रिज की तरफ रवाना हो गया। इंटेलिजेंस की जीप बराबर इसका ताक़ुब कर रही थी। जिस वक्त वो टैक्सी से निकलकर स्टोर में जाता था तो इंटेलिजेंस का आदमी भी इसके साथ ही स्टोर में दाखिल हो जाता था, फिर इसके साथ ही बाहर आकर इसका ताक़ुब शुरू कर देता था। इमरान को अब इससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो रहा था। इमरान टैक्सी को हावड़ा रेलवे स्टेशन की तरफ ले गया। यहाँ से कुछ दूरी पर शहर का मशहूर बहू बाजार था। बहू बाजार में इमरान को मालूम था कि इंपीरियल रसगुल्ला शॉप है। इमरान एक बार यहाँ आ चुका था। इस रसगुल्ला शॉप के बाथरूम का दरवाजा बाजार की एक अकबी गली में खुलता था। इमरान ने बहू बाजार में आकर टैक्सी इंपीरियल रसगुल्ला शॉप के सामने खड़ी करवाई और टैक्सी ड्राइवर को पूरा किराया अदा करने के बाद कहा, यहाँ से अभी मत जाना, मेरा 10-15 मिनट इंतजार करो। अगर मैं 10-15 मिनट तक ना आया तो बेशक चले जाना। इमरान ने ड्राइवर को 10 रुपए इनाम भी दिए। टैक्सी से उतरने के बाद रसगुल्ला शॉप में दाखिल होने से पहले इसने एक निगाह पीछे डाली। इंटेलिजेंस की जीप भी कुछ फासले पर आकर खड़ी हो गई थी। इमरान रसगुल्ला शॉप में दाखिल होकर एक मेज पर बैठ गया। ये होटल की तर्ज की दुकान थी। वहाँ और बंगाली औरतें और मर्द भी बैठे रसगुल्ले खा रहे थे। इमरान ने मजीद वक्त ज़ाया करना मुनासिब न समझा और हाथ धोने के बहाने गुसल खाने में दाखिल हो गया। गुसल खाने में आते ही इसने पिछला दरवाजा खोला और गली में निकलकर जितनी तेजी से चल सकता था चलता हुआ एक तरफ निकल गया। वो इन तमाम गलियों से वाकिफ था। 2-3 गलियों में से गुजरने के बाद वो एक बाजार में निकल आया। यहाँ इसने एक खाली ऑटो रिक्शा लिया और इसे पुराने तालाब की तरफ चलने को कहा। चंदनपुर वाला बंगला पुराने तालाब से ज्यादा दूर नहीं था। रिक्शा तेजी से रवाना हो गया। इमरान ने रिक्शे की पिछली खिड़की में से देखा। सड़क पर दूसरी गाड़ियां आ जा रही थी मगर इनमें वो इंटेलिजेंस की जीप नहीं थी। इसने इंटेलिजेंस वालों से जान छुड़ा ली थी। रात के 10:30 बज रहे थे जब वो दुलारी के पास पहुंचा। दुलारी इसका बेचैनी से इंतजार कर रही थी। इसे देखते ही बोली, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। लाला जी कहाँ हैं? दुलारी ने बताया कि लाला जी अभी तक डिनर से वापस नहीं आए। अब दुलारी इससे पूछने लगी कि ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी थी कि इसे अकेले भागना पड़ा। इमरान ने दुलारी को अपने साथ लगाते हुए कहा, मेरी जान कल बताऊंगा। दुलारी इतने में ही खुशी से नहाल हो रही थी कि इमरान इसे मोहब्बत का इजहार बड़ी गर्मजोशी से करने लगा था। दूसरे दिन इमरान इमाम साहब के यहाँ गया तो इनके हुजरे को ताला लगा हुआ था। इमरान मस्जिद में एक तरफ होकर बैठ गया। वो नमाज का वक्त नहीं था, मस्जिद खाली पड़ी थी। थोड़ी ही देर बाद इमाम साहब भी तशरीफ ले आए। उन्होंने इमरान को देखा तो इशारे से अपने पीछे आने को कहा। वो ताला खोलकर हुजरे में चले गए। इमरान भी इनके पीछे हुजरे में आ गया। इमाम साहब ने दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी और बत्ती जला दी। कहने लगे, बैठ जाओ, मैं अभी अभी अपने खास आदमी से ही मिलकर आ रहा हूँ। इमरान ने पूछा, क्या कोई इंतजाम हुआ? इमाम साहब कहने लगे, ये आदमी धमाका खेज बम तैयार करने का माहिर है मगर इसका सारा काम देसी साख्त का होता है। जब मैंने इसे बताया कि हमें छोटे से छोटे साइज का टाइम बम दरकार है तो कहने लगा, मैं छोटे से छोटे साइज का एक बॉल पॉइंट के साइज का बम तैयार कर दूंगा मगर ये गारंटी नहीं दे सकता कि वो ऐन वक्त पर जरूर फटेगा। बड़े साइज के बम में लगाया हुआ क्लॉक तो ठीक काम करता है और बम तयशुदा वक्त पर फट जाता है, लेकिन बॉल पॉइंट साइज के बम की मैं गारंटी नहीं दे सकता। वो फट भी सकता है और नहीं भी फट सकता। कमांडो इमरान बड़ी तवज्जो से इमाम साहब की बात सुन रहा था। इमाम साहब कहने लगे, अगर तुम कहो तो वो आदमी बॉल पॉइंट साइज का बम तैयार कर देगा, अब जैसे तुम्हारी मर्जी। इमरान सोचने लगा कि ना होने से कुछ होना बेहतर है। मुमकिन है बम वक्त पर फट जाए क्योंकि इसके सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था सिवाय इमाम साहब के। दूसरा कोई आदमी इसे वहाँ ना तो जानता था और ना इसका राब्ता ही था। इसने इमाम साहब से कहा, मोहतरम, लगता है मुझे ये चांस लेना ही पड़ेगा। आप अपने आदमी से कह दें कि वो बॉल पॉइंट बम तैयार कर दे। वो कितनी देर में ये काम कर देगा? इमाम साहब बोले, वो कह रहा था कि मैं एक बॉल पॉइंट बम 6-7 घंटों में तैयार कर दूंगा। इमरान ने कहा, तो फिर इसे कहिए कि वो आज ही अपना काम शुरू कर दे। मैं कल शाम को आकर ले जाऊंगा। क्या मुझे बॉल पॉइंट बम लेने के लिए इस आदमी
आदमी के पास जाना होगा। इमाम साहब बोले, तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं कल इसे लेता आऊंगा। तुम कल असर की नमाज के बाद मेरे पास आ जाना, तुम्हारी इमानत मेरे पास महफूज होगी। दूसरे रोज इमरान असर की नमाज के बाद इमाम साहब की खिदमत में हाजिर हुआ। वो हुजरे के बाहर मस्जिद के सहन में बैठे थे, किसी किताब के मुताले में मसरूफ थे। इमरान को देखा तो इशारा किया कि वो हुजरे के अकबी दरवाजे की तरफ आए। इमरान वहाँ से मस्जिद की पिछली गली की तरफ हो गया। उन्होंने हुजरे का पिछला दरवाजा खोल दिया था। इमरान अंदर गया तो इमाम साहब ने दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। इमरान के सामने बैठ गए। वो कहने लगे, तुम्हारी इमानत मैं ले आया हूँ। इसके बाद इन्होंने चारपाई के नीचे से एक टीन का सूटकेस बाहर निकाल कर खोला और इसमें से रुमाल में लिपटा हुआ काले रंग का एक आम साइज का एक बॉल पॉइंट निकाल कर इमरान को दिया और कहने लगे, अपने आदमी का कहना है कि अगर ये बम अपने वक्त पर चल गया तो जहाँ से फटेगा वहाँ 5 गज के अंदर कोई चीज सलामत नहीं रहेगी और कई फुट गहरा गड्ढा पड़ जाएगा। कमांडो इमरान बॉल पॉइंट को देखने लगा। इस किस्म का बम वो पहले भी एक मार्के में इस्तेमाल कर चुका था, मगर वो बॉल पॉइंट बम यूरोप की फैक्ट्रियों से तैयार करता थे, जबकि ये बॉल पॉइंट देसी साख्त का था और लगता था कि इसे घर में बैठकर बनाया गया है। इसने इमाम साहब से पूछा, इसका क्लॉक पॉइंट कहाँ है? इमाम साहब ने बॉल पॉइंट के क्लिप की तरफ इशारा किया और कहा, सिर्फ इसके क्लिप को 2 बार दबाना होगा, इससे बम के फटने का दौरानिया मुतय्यन हो जाएगा, जो अपने आदमी के कहने के मुताबिक 1 घंटे का होगा। यानी इसके क्लिप को 2 बार दबाने के बाद 1 घंटे बाद ये बम फटेगा। अगर ये फट गया तो? इमरान ने शक का इजहार करते हुए कहा। इमाम साहब बोले, अपने आदमी ने इसकी कोई गारंटी नहीं दी, लेकिन इतना जरूर कहा है कि इम्कान 50% है, चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता। इसकी वजह इसने ये बताई है कि इसकी टेक्नोलॉजी बड़ी नाजुक और पेचीदा है, जिसके लिए गैर मशीनरी की जरूरत थी जो मुयस्सर नहीं। इस वजह से एन वक्त पर इसमें खराबी पैदा हो सकती है। कमांडो इमरान ने बॉल पॉइंट को रुमाल में लपेटकर अपनी जेब में रख लिया और इमाम साहब का शुक्रिया अदा करने के बाद लाला टेकम चंद के बंगले में वापस आ गया। इसी रात लाला जी की जुबानी मालूम हुआ कि चंदनपुर वाले जंगल की एमुनेशन डिपो में अग्नि मिसाइलों की खेप आना शुरू हो गई है। बाद में दुलारी की जुबानी भी इसकी तस्दीक हो गई। अपने इस मिशन में इमरान दुलारी को शरीक नहीं कर सकता था। ये इसका वो अहम तरीन मिशन था जिसकी खातिर इमरान ने दुलारी से इश्क और मोहब्बत का ड्रामा रचाया हुआ था और जिसकी वजह से वो वहाँ इतनी देर से बैठा इंतजार कर रहा था। दुलारी ने इमरान को बताया कि लाला जी 2-3 दिन तक गैर हाजिर रहेंगे, क्योंकि चंदनपुर में इन्होंने जो एमुनेशन डिपो तैयार किया हुआ है वहाँ फौजी कैनवाई आना शुरू हो गए हैं। दुलारी को लाला टेकम चंद फौजी ठेकेदार ने अग्नि मिसाइलों के बारे में सिर्फ इतना ही बताया था कि इन्हें फौजी कैनवाई लेकर आ रहे हैं। इससे ज्यादा इसने दुलारी को कुछ नहीं बताया था। कमांडो इमरान चाहता था कि दुलारी के जरिए अग्नि मिसाइलों की सप्लाई के बारे में मजीद मालूमात हासिल करे, लेकिन इस ख्याल से कि कहीं दुलारी को शक न पड़ जाए वो ज्यादा क्रेद भी नहीं सकता था। तीसरे दिन लाला जी बंगले पर वापस आए और उनकी जुबानी मालूम हुआ कि इनका काम मुकम्मल हो गया है और अब वो दिल्ली जाने की तैयारियां कर रहे हैं। कमांडो इमरान चौकस हो गया। बॉल पॉइंट बम इसके पास मौजूद था, सिर्फ इसे अग्नि मिसाइलों के डिपो के अंदर किसी तरह फेंक देना था। बज़ाहिर ये एक मामूली सा काम था, लेकिन अमली तौर पर इसमें एक इंतहाई मुश्किल और बेहद तक नामुमकिन काम था। चंदनपुर के इस मिसाइल डिपो में, जिसे भारतीय हुकाम ने खुफिया रखा हुआ था, हिफाजती इंतजामात बकौल लाला टेकम चंद इतने सख्त थे कि कोई चिड़िया भी वहाँ पर नहीं जा सकती।